स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विज्ञान साइंस से रिलेटेड है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। स्वपोषी का उदाहरण है ऑप्शन गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। स्वपोषी का उदाहरण है आम का पौधा, याद रखना है। स्वपोषी का उदाहरण आम का पौधा। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, याद रखना है। जैसे आम का पौधा हो गया, हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण है। गाय, मनुष्य, बकरी ये विषमपोषी है, मतलब स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, कृषि, फसल, खेती। इसका सही आंसर हो जाएगा फसल। फसल मतलब जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। फलीदार फसल, इसका सही आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। याद रखना, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है राइजोबियम। और नाइट्रोजन डायरेक्ट ग्रहण नहीं करता फलीदार फसल, ये नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोख कर इसे नाइट्रेट में बदलकर पौधों द्वारा अवशोषण के लायक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना राइजोबियम के माध्यम से, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इसको भी याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ना राइजोबियम वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोख कर इसे नाइट्रेट में बदलकर पौधों द्वारा अवशोषण के लायक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशेदार फसल, रेशेदार फसल का उदाहरण है, मतलब फाइबर क्रॉप जिससे रेशा पाया जाता है, जैसे जूट, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, याद रखना है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फसल चक्रण क्या होता है? इसको भी याद रखना है। फसल चक्रण मतलब क्रॉप रोटेशन। फसल चक्रण मतलब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल जो चक्रण है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, याद रखना है। एक खेत में फसलों को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना, इसी को फसल चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई, सिंचाई, बुआई, निराई। जुताई, इसका सही आंसर होगा जुताई, मतलब मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर घास। देखिए, जो खरपतवार होता है इसका मतलब होता है फसल के साथ खेत में अन्न अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। फसल के साथ खेत में, जैसे धान के फसल में अन्न अवांछित पौधे उग जाते हैं तो इसी को खरपतवार कहा जाता है। जैसे गेहूं के फसल में, धान के फसल में अन्न अवांछित पौधे उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, इसी को खरपतवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण, दौनी कहा जाता है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। खरीफ फसल, याद रखना है, जो खरीफ फसल होता है
फसल 3 प्रकार के होते हैं मौसम के अनुसार, इसको याद रखना, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो खरीफ फसल का उदाहरण है धान, मकई, मूंगफली। धान, मकई, मूंगफली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। खरीफ फसल का उदाहरण है। और इसको भी याद रखना है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु मतलब जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल को ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। इसकी जो बुआई होता है मार्च से जून तक होता है। मार्च से जून तक होता है जायद फसल, मतलब ग्रीष्म फसल, मतलब ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशेदार फसल है। रेशेदार जिससे रेशा प्राप्त होता है, सूरजमुखी, कपास, चना, गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, जूट। रेशेदार फसल है कपास, जूट। जैसे चना, चना रबी फसल का उदाहरण है। चना जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। आलू, गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। इसका सही आंसर शहद, जो हानि होता है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी फसल का उदाहरण है धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, चना, आलू। याद रखना, रबी फसल शीत ऋतु में बोए जाते हैं और कटाई होता है मार्च में। ठीक है, शीत ऋतु में बोए जाते हैं, मतलब अक्टूबर में बोए जाते हैं और कटाई होता है मार्च में। रबी फसल। खरीफ फसल का उदाहरण है धान, मकई, मूंगफली। धान, मकई, मूंगफली ये एक खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल धान हो गया, मकई हो गया। ठीक है, खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। चना हो गया, आलू हो गया, रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं हो गया, रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में बोए जाते हैं, मतलब अक्टूबर में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल, अवतल। उत्तल तथा अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, याद रखना। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसको भी याद रखना, पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो क्षमता होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है, इसको भी याद रखना। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर होता है। और नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन, अनवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पार्श्व परावर्तन। इसका सही आंसर कौन सा होगा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए, इंद्रधनुष मतलब वायुमंडल में अवस्थित होता है। पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें पाया जाता है और इन बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। और इसको याद रखना है, विव गियोर, और जो 7 कलर होता है विव गियोर। ठीक है, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर होता है। ठीक है, और जो परावर्तन होता है, इसका सही आंसर वर्ण विक्षेपण। परावर्तन मतलब प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को कहा जाता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन का मान क्या होगा? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको याद रखना, परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण जो एंगल I होता है और परावर्तन कोण एंगल R होता है, ये बराबर होते हैं।
तो 60 डिग्री का कोण आपतित होती है, मतलब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं, 25 सेंटीमीटर। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। और अधिकतम दूरी अनंत होता है। और मानव नेत्र में याद रखना, जो कालर पार्ट होता है इसी को आइरिस कहा जाता है, ठीक है, जो कालर पार्ट होता है। और मानव नेत्र जो दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है, आई डोनेशन, मानव नेत्र में जो दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली, शंकु, कॉर्निया, इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली, जो पुपिल होता है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। देखिए, मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होता है। आइरिस के एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली, पुपिल कहा जाता है। और आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, याद रखना। और आइरिस क्या है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है। कॉर्निया के पीछे, याद रखना, जो आइरिस होता है वो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है, उसी को आइरिस कहा जाता है, कालर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगा, 2 होगा, 1, कोई नहीं, 3 होगा, याद रखना 3 होगा, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पर अगर रखे हो कोई दो समतल दर्पण में तो उनके बीच रखे वस्तु की जो प्रतिबिंब होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? जो सन का जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7 कलर होता है, 7 कलर। इसको याद रखना, जो विवग्योर होता है, विवग्योर, ठीक है, मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब वेनी आ पिनाला जिसे कहा जाता है, 7 कलर, वेनी आ पिनाला, ठीक है। नेक्स्ट 22 को देखिए, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? विक्षेपण प्रक्रिया, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। इसका सही आंसर होगा विक्षेपण प्रक्रिया। इसको याद रखना है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने? 7 रंगों में विभक्त होता है। और इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है, याद रखना है। इंद्रधनुष विक्षेपण के कारण बनता है। और 7 कलर, जो 7 रंग है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, नाम को, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश का किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, इनमें से सभी। आपतित किरण कहलाता है, आपतित किरण। देखिए, ये एक मिरर है, मतलब दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। आपतित किरण इसको कहा जाएगा, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसको कहा जाएगा अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, याद रखना। आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखना, आपतित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, इसको याद रखना। जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, याद रखना। मानव नेत्र का जो इमेज बनता है रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो कितने देर तक रहता है? 1/, मतलब 1/16 सेकंड तक, याद रखना, 1/16 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 25, नीचे दिए गए चित्र ए बी सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। परावर्तक सतह ए,
परावर्तक सतह बी, परावर्तक सतह सी। बताएं किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एक समतल दर्पण हो गया, इसको कहा जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तन किरण मतलब परावर्तित किरण। ये अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सभी तीनों सतहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टेफ्लॉन एक है। जो टेफ्लॉन है प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए टेफ्लॉन एक क्या है, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है, विशिष्ट प्लास्टिक है। ठीक है, जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इसका प्रयोग भोजन पकाने वाले नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। और प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक काफी हल्के, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक कुचालक होता है ऊष्मा एवं विद्युत का। यही कारण है कि बिजली तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण जो कवरिंग होता है और कड़ाही का हत्था प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और प्राकृतिक रेशा, याद रखना प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी आदि। संश्लेषित रेशा, रेशा दो टाइप है, नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। और संश्लेषित रेशे क्या होता है, जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट क्या है, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा, इनमें से कोई नहीं, प्लास्टिक है। याद रखना बेकेलाइट यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इनका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्था, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे, रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट आदि बनाने में होता है। ठीक है, बेकेलाइट का कहाँ उपयोग होता है, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे, रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट आदि बनाने में होता है। ठीक है, बिजली के स्विच बनाने में होता है, विभिन्न बर्तनों के हत्था बनाने में होता है। ठीक है, बेकेलाइट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, प्लास्टिक, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा, याद रखना प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक काफी हल्के, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इन्हें विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। ये धातु से सस्ते होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और इनके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी है। जैसे प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें जलाने से विषैली गैसें निकलती है। जमीन में डाल देने पर इन्हें अपघटित होने पर कोई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है, कागज, प्लास्टिक, रबर, इनमें से कोई नहीं, कागज होता है। सेल्यूलोज का जो शुद्ध रूप होता है वो कागज होता है। और याद रखना जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप कागज होता है और सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा ऊन मतलब जानवरों और पौधों से प्राप्त होता है, जो ऊन, नायलॉन, रेयन, पॉलीथीन। ऊन प्राकृतिक रेशा है जो जानवरों या पौधों से प्राप्त होता है, जो रेशा। ठीक है, नायलॉन, रेयन और पॉलीथीन ये तो मानव निर्मित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, पॉलिएस्टर, सेल्यूलोज, एग्रीलिक, नायलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप होता है कागज और एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं, उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं प्लास्टिक, पीड़कनाशी, कांच, सीमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। याद रखना है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यही कारण है कि बिजली के तार के ऊपर जो कवरिंग होता है वो प्लास्टिक का होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं, नायलॉन का उपयोग होता है। याद रखना पॉलिएस्टर बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है, नायलॉन। याद रखना जो नायलॉन होता है, नायलॉन के रेशे हल्के, चमकीले, कठोर और घुलने में आसान होता है। नायलॉन के रेशे हल्के, चमकीले, कठोर और घुलने में आसान होते हैं। नायलॉन के रेशों का उपयोग पहनने के कपड़े, मछली पकड़ने की जाली, बैडमिंटन एवं टेनिस रैकेट की डोरियां, रस्सियां, टूथब्रश, पेंट ब्रश, कंघी, कार, सीट बेल्ट, मोजा, पर्दा, मशीनों के पार्ट पुर्जे, सोने का थैला
आदि बनाने में होता है और नायलॉन के रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक, रेशम, पॉलीबूल। इसका सही आंसर थर्मोप्लास्टिक। याद रखना थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीथीन किस प्रकार का होता है? ना थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, याद रखना वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, सूती रेशे, ये तो प्राकृतिक रेशे हैं, पॉलिएस्टर, रेशम रेशे। पॉलिएस्टर, जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर ये एक क्या है? संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? रेशम, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर। प्राकृतिक रेशम कौन सा है? प्राकृतिक रेशम रेशम है, एक प्राकृतिक रेशम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? एक्रिलिक। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम एक्रिलिक होता है। याद रखना एक्रिलिक। ये जो एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक रेशे पॉलिएस्टर और नायलॉन के रेशे जैसे सीधे नहीं होते, ये ऊन के रेशे जैसे होते हैं। ठीक है, जो एक्रिलिक होता है, और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगे होते हैं। एक्रिलिक रेशे से बने वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब विपरीत दिशा में बल लगता है, जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, जब वस्तुएं किसी चीज को आकर्षित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब विपरीत दिशा में बल लगता है। जब विपरीत दिशा में बल लगता है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब विपरीत दिशा में बल लगता है। याद रखना है घर्षण एक बल है जो गतिशील वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण कोई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक एवं तरल घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है? ना हानिकारक और ना लाभदायक। कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, मतलब कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो जो लाभदायक है, घर्षण बल लाभदायक। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। घर्षण बल के लाभदायक क्या है? ना घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तैलीय सतह से घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। तैलीय सतह से घर्षण घटता है। याद रखना तैलीय सतह से घर्षण घटता है। याद रखना घर्षण जो है वो लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होता है। ठीक है, किसी पृष्ठ में तेल, साबुन, पानी, लोहे की गोली डालकर घर्षण कम किया जा सकता है। याद रखना, और इसको भी याद रखना कि हम किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो तैलीय सतह से घर्षण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं बल, स्नेहक, घर्षण इनमें से कोई नहीं, स्नेहक कहा जाता है। याद रखना स्नेहक मतलब ग्रीस लगाकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक मतलब ग्रीस लगाकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है और घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे? न किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण को कम किया जा सकता है वो तो ग्रीस से, क्या होता है? तेल से, पाउडर से, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी मतलब याद रखना किसी पृष्ठ में तेल, साबुन, पानी, लोहे की गोली डालकर घर्षण कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है शक्ति, चिकना सतह, तेल, रुखड़ा कर। याद रखना रुखड़ा कर मतलब किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं तरल घर्षण, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण या स्थितिक घर्षण। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तरल घर्षण।
तरल घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आवृत्ति का मात्रक है मीटर, मीटर पर सेकेंड, हर्ट्ज सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज को HZ लिखा जाता है, याद रखना। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। और इसको भी याद रखना है, वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज से होता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंपन आयाम का SI मात्रक क्या है? मीटर, केजी, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। मीटर होता है। कंपन आयाम का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्त काल का मात्रक कौन है? आवर्त काल का मात्रक मीटर, सेकंड, केजी, इनमें से कोई नहीं, सेकंड हो जाएगा। आवर्त काल का मात्रक सेकंड। नेक्स्ट देखिए। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 30 mm, 20 mm, 21 mm, इनमें से कोई नहीं, 20 mm हो जाएगा। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई 20 mm होता है। नेक्स्ट देखिए। ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज होता है। ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, याद रखना। और इसको याद रखना, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 15 mm होता है, याद रखना है। 15 mm महिला की जो वाक तंतु होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।